हाय, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज मुझे बात करनी थी कि जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वे क्या है, वे हमेशा फंस जाते हैं उन कंपनीज में जिनके बारे में उनको पता नहीं होता। जैसे कि वो तो सिर्फ चार्ट को देखकर देखते हैं कि भाई इस कंपनी का प्राइस तो 1200 रुपये चल रहा था, अब ये 1000 रुपये का आ गया, खरीद लेता हूं मैं, वापस 1200 पे आ जाएगा तो बेच के निकल जाऊंगा। दैट विल बी माई स्विंग ट्रेड। इसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स ये भूल जाते हैं कंपनी में इंटरनल कॉर्पोरेट एक्शंस भी तो होते हैं। क्या पता कंपनी अगले ही महीने या अगले ही हफ्ते डीमर्ज होने वाली हो, तब आपका क्या होगा? या स्टॉक स्प्लिट का कोई डिसीजन चल रहा हो कंपनी में, इसकी वजह से उसके शेयर ऊपर 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 जा रहे थे, अब वो डीमर्जर या स्टॉक स्प्लिट होते ही वो शेयर वापस नीचे आ जाएं, तब क्या करेंगे आप? ठीक है, मैं ये कहूंगा कि शॉर्ट टर्म जो ट्रेडिंग करते हैं ना, उसमें ज्यादा दिमाग लगता है, उसमें आपको ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है। तो ऐसी जगह क्यों जाते हैं आप सोचते हैं कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में बस आप चार्ट को देखेंगे, उसमें स्विंग पकड़ेंगे नीचे का, और इससे आप क्या है, आपको बाइंग लेवल्स और कंपनी के सेलिंग लेवल्स पता लग जाएंगे। ऐसा असली जिंदगी में कतई नहीं होता, क्योंकि आपको कंपनी के बारे में अगले पिछले 6 महीने की रिपोर्ट पता होनी चाहिए कि भाई कंपनी किस पोजीशन से गुजर रही है। अब आपको वो तो पता नहीं करना, आपने सोचा कि भाई यूट्यूब पे किसी ने आपको सिखाया है कि भाई चार्ट को ऐसे देखते हैं, उसमें हॉरोस्कोप ऐसे लगाओ, उसमें कोई ट्रेंड लाइन बना दो, इससे तो ये कंपनी ऊपर 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 जाती रहेगी। ऐसा ही हमारे एक महाशय के साथ हुआ, और वो भी उस कंपनी में जिसमें मेरी लॉन्ग टर्म होल्डिंग है। अब बताओ, मैंने एक कंपनी है शंकर बिल्डिंग प्रोडक्ट्स, मैंने इसको खरीदा था 587 रुपीज़ में। हम इसके बात नहीं करते कितने में खरीदा था, हम इसकी बात करते हैं मैंने कितने मार्केट कैप पर खरीदा था, जब पूरी कंपनी की वैल्यू चल रही थी अराउंड 1400 करोड़ रुपीस। ठीक है, अभी जैसे ही कंपनी का पिछले 6 महीने से डीमर्जर की न्यूज़ चल रही थी, उस डीमर्जर के चलते हुए इन्वेस्टर्स को लगा कि कंपनी में वैल्यू अनलॉकिंग होगी। इसी वजह से वो 1400 करोड़ रुपीस की कंपनी बढ़ के पहुंच गई थी 2600 करोड़ से ऊपर। ठीक है, 2600 करोड़ से ऊपर। तो मेरा जो पैसा जो मैंने लगाया था वो ऑलमोस्ट डबल हो चुका था। जो शेयर मैंने 600 रुपए के आसपास खरीदा था, वो 1200 रुपए का हाई लगा चुका था। पर एज इन मैं तो उस कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, और मेरे हिसाब से तो कंपनी अच्छा कर रही है, वो जाती रहेगी, वो अलग बात है। ठीक है, पर मैंने उसको उस टाइम खरीदा था 1400 करोड़ रुपीस पर। तो देखिए मेरे पास कितना बफर था। अभी कोई महाशय हैं, उनको कोई न्यूज़ नहीं पता कि कंपनी डीमर्ज होने वाली है, कंपनी डीमर्ज होगी, उसके बाद क्या होगा। ठीक है, अब उन्होंने वो शेयर, कंपनी का पहुंचा था 1200 रुपए का, तब कंपनी की मार्केट कैप होगी 2800 करोड़ के आसपास। उसके बाद डीमर्ज होने का हफ्ता आया, ये था 24 सितंबर के अराउंड। ठीक है, 24 सितंबर के अराउंड, उससे पहले 7 दिन। तो जैसे ही डीमर्ज होने वाला हफ्ता आया, कंपनी के शेयर गिरने शुरू हो गए। कंपनी 1200 रुपए से गिर के आ गई थी 1000 रुपये, 950, 900 और 1000 के बीच में चल रही थी। ठीक है, फिर 24 सितंबर को उन महाशय ने खरीदा होगा वो शेयर, जो महाशय हैं उन्होंने खरीदा होगा 1000 रुपये में कि भाई मैं स्विंग ट्रेडिंग कर दूंगा और वापस 1200 पर जाएगा शेयर, तब बेच दूंगा। अब वो कंपनी 24 सितंबर के बाद हो गई डीमर्ज। अब डीमर्ज करके क्या है, कंपनी में और बड़े बड़े एक्शंस होते हैं। ऐसा क्या है, कंपनी 2 हिस्सों में बटी, एक तो होता है कंपनी का मार्केट प्लेस बिजनेस, एक होता है कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, जो फैक्ट्री आउटलेट्स है। ठीक है, अब कंपनी 2 हिस्सों में बट गई, पर जो स्विंग ट्रेडर इस कंपनी में स्विंग इन्वेस्टिंग कर रहा है, स्विंग ट्रेडिंग कर रहा है, उसको क्या लेना देना इस कंपनी के डीमर्जर से? वो तो बेचारा बैठा था 50-100 रुपए कमाने के लिए,
कि भाई 10,000 रुपए के शेयर खरीदे हैं, ये 10% बढ़ जाएंगे, मेरे 1,000 रुपए बन जाएंगे, मैं निकल जाऊंगा। अब वो ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर फंस गया इस कंपनी में, क्योंकि इसमें आ गया डीमर्जर। पहली बात तो मुझे भी था कि डीमर्जर होता है ये 3 से 4 दिन का काम होगा, जैसे शेयर स्प्लिट होते हैं ना कभी, वो आपके ब्रोकिंग अकाउंट में आ जाते हैं 3 से 4 दिन में। पर एक्चुअल में क्या हुआ, जैसे ही कंपनी डीमर्ज हुई ना, उसके बाद जो कंपनी के पहले शेयर थे, जो ओरिजिनल शेयर थे, जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के थे, वो तो कंपनी के अंदर ही रह गए। ठीक है, वो जिनके पास ब्रोकिंग अकाउंट में थे उनमें रह गए। अब कंपनी जो दूसरी मार्केट प्लेस बिजनेस को अलग करना चाहती है ना, वो मार्केट प्लेस बिजनेस अलग होते होते अभी अलग हो गया वो बिजनेस। अब वो लिस्ट होगा, अब वो बिजनेस अलग से लिस्ट होगा स्टॉक मार्केट पर। तब जो भी ओरिजिनल इन्वेस्टर्स हैं ना, उनके पास वो सारे शेयर आ जाएंगे। ठीक है, तो 2300, जैसे मेरे पास शेयर हैं इस कंपनी के, शंकर बिल्डिंग प्रोडक्ट्स के 2300 शेयर्स, तो मेरे पास एक तो एक्चुअल शेयर रहेंगे जो थे, जो अभी हैं। ठीक है, 2300 शेयर्स रहेंगे मेरे पास इसके मार्केट प्लेस, क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री के, और 2300 ही अलग से आ जाएंगे मेरे पास शंकर बिल्डिंग प्रोडक्ट के मार्केट प्लेस बिजनेस के। ठीक है, फैक्ट्री और मार्केट प्लेस दोनों रहेगा मेरे पास। अब मुझे क्या देखना है कि अरे ऐसे क्या तुम्हारे पास 2-2 कंपनी आ जाएंगी? बिल्कुल नहीं, कंपनी तो एक ही है वो। ठीक है, उसको बांट दिया बीच में। अब जैसे कंपनी की टोटल वैल्यूएशन लग रही थी 2500 करोड़ के आसपास, मान लेते हैं हम। ठीक है, अब इसमें से ऐसा हो सकता है, ठीक है, इसमें आप पूरा ना लेके जाइए, मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा हूं कि मार्केट प्लेस बिजनेस की थोड़ी ज्यादा वैल्यू लगे, दैट विल बी अराउंड 1500 करोड़ रुपीस, और जो फैक्ट्री आउटलेट है उसकी वैल्यू शायद थोड़ी कम लगे, दैट विल बी अराउंड 1000 करोड़ रुपीस। तो पूरी कंपनी की, जिसने, जो आदमी पहले से शेयर होल्डर है, जैसे कि मैं जो पिछले 1 साल से शेयर होल्डर है कंपनी में, तो मुझे तो उसकी पूरी वैल्यू ही मिलेगी। 1500 करोड़ रुपीस के मुझे मिलेंगे इसके ये वाले शेयर शंकर बिल्डिंग प्रोडक्ट मार्केट प्लेस के, और 1000 करोड़ के मिलेंगे मुझे इसके फैक्ट्री आउटलेट के शेयर। अब क्या है, फैक्ट्री आउटलेट के शेयर तो ओरिजिनल हैं मेरे पास, मेरे अकाउंट में, वो तो डीमर्ज नहीं हुए। ठीक है, वो तो मेरे पास रहे। उसके बाद जो शेयर डीमर्ज हुए हैं मार्केट प्लेस बिजनेस के, जो मैं एक्चुअली एस्टिमेट कर रहा हूं 1500 करोड़ के आसपास, वो मेरे अकाउंट में आने में अभी समय लगेगा। अब इस डीमर्ज की खबर आते ही जब मैंने रिसर्च करके पाया कि जब कोई कंपनी डीमर्ज होती है, उसमें क्या है, उसमें 2-3 हफ्ते तो उसके नई कंपनी के अनलिस्टेड शेयर्स को आने में लगता है हमारे खुद के अकाउंट में। उसके बाद जब वो शेयर अकाउंट में आते हैं, फिर कंपनी को थोड़ा टाइम लगता है, अगला 1 से 2 हफ्ता लगता है एनएससी या बीएससी, जो स्टॉक एक्सचेंजेस होती हैं ना, उनमें जाकर लिस्ट होने में। ठीक है, तो पहले तो हमारे ब्रोकिंग अकाउंट में आएंगे वो शेयर, उसके बाद वो कंपनी जाके उनको लिस्ट करेगी, और जब वो लिस्ट होंगे तब हमारे पोर्टफोलियो में वो शेयर्स शो करे जाएंगे। ठीक है, तो इतना लंबा प्रोसेस हो गया। अब मेरी तरह कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बैठा हुआ है, उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर जो भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर इस कंपनी में स्विंग करने के लिए घुसा है, वो तो फंस गया। ठीक है, उसका तो मुझे भी नहीं पता भाई, अब आप क्या कर सकते हैं, आपका कोई काम नहीं है, आप बस वेट ही कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको ये देखना है जो कंपनी के शेयर्स आपको मिले हैं वो फैक्ट्री आउटलेट के हैं शायद, तो उनको आप रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते। बट ऑब्वियसली आपने इतनी रिसर्च तो करी नहीं कि आप ये कंपनी होल्ड भी करेंगे कि नहीं, तो इसका तो मेरे पास आपके लिए कोई राय नहीं है। सीरियसली, ट्रेडर्स के लिए इस चैनल पर कोई राय हो ही नहीं सकती। हमें पता ही नहीं आप क्या करोगे, आप कैसे हॉरोस्कोप में चार्ट देख के आपने इसमें एंट्री ली है, और आप हॉरोस्कोप में चार्ट देख के ही एग्जिट लेंगे, तो कैसे लेंगे?
वो भी नहीं ले सकते। जो डीमर्ज शेयर है, तो डीमर्ज होने से पहले शेयर की वैल्यू थी 1010 मान लेते हैं, 1010 1025, ठीक है, इसके आसपास थी। अब डीमर्ज होने के बाद कुछ शेयर तो चले गए उसमें मार्केट प्लेस बिजनेस में, जिसको 1 महीना लगेगा लिस्ट होने में, और बाकी शेयर जो रह गए उनकी तो वैल्यू एकदम से गिर गई। उनकी वैल्यू गिर के आ गई थी 250 रुपये पर, ठीक है, 250 रुपये पर तो खुला मार्केट में। उसके बाद वो 250 रुपये से गिर कर लोअर सर्किट मार रहा है, 5% गिर रहा है हर दिन, ठीक है। अभी उसकी वैल्यू चल रही है 197, और जहां तक मुझे लगता है दैट इज देयर फैक्ट्री आउटलेट बिजनेस। अब इसकी वैल्यू गिर के इतनी आ गई, अब ये पूरा शेयर कंपनी थोड़ी ना गिर गई हमारी, हाँ। तो मैं तो अभी भी होल्ड कर रहा हूं, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं कंपनी में होल्ड करने के लिए, क्योंकि मैंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखकर बाय ही इतना लो किया है। अब जिस ट्रेडर ने कोई मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं देखी, उसने कोई ध्यान नहीं दिया वो कंपनी में कब और कहां इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, वो तो फंसेगा ही। मैं बस इतना कहूंगा, अगर आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में भी उतना ही रिसर्च करना पड़ता है जो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर करता है, उसके बाद आप चिंदी चोरी रिटर्न कमाते हैं 10 से 15% भी नहीं, ठीक है, उससे आप अरे 10 से 15% कमा लिए, साल के इतने ही कमाते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स। ये मत सोचिए कि वो ज्यादा कमा लेते हैं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स कमा रहे होते हैं ना साल के ज्यादा पैसे, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं होते, यहाँ पे सारे शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग ही कर रहे होते। इसीलिए क्या है, हमारा काम जब रिसर्च करने का ही होगा शॉर्ट टर्म में भी, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग क्यों ना करें। हमें क्या जरूरत है शॉर्ट टर्म में फंसने की। शॉर्ट टर्म के रिटर्न के लिए ये आदमी जो महाशय ने 1000 रुपए के आसपास शेयर खरीदे, अब ये डरे हुए हैं, अरे यार मेरे शेयर की तो वैल्यू 75% गिर गई। अब इनको यही नहीं पता ये कर क्या रहे हैं। इन्होंने सोचा चार्ट देख के हम ट्रेडिंग करेंगे। अरे भाई साहब, चार्ट देख के ट्रेडिंग नहीं होती। ट्रेडिंग में जो असली ट्रेडर्स होते हैं ना, उनके सिलेक्टेड शेयर्स होते हैं, उनके पीछे वो सारी खबरें पता रखते हैं, उसके बाद उनमें ट्रेड करते हैं। जो कि जनरल आदमी जो अपनी नौकरी कर रहे हैं शराफत से, उनके बस की नहीं है इतनी रिसर्च करनी। भाई हम तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, हमारा काम है धीरे 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 पढ़ना, समझना, उसके बाद धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना, फिर बैठे रहना, ठीक है। हमारे बस की नहीं है इतनी जल्दी जल्दी मेजर डिसीजन लेने। अरे लोअर सर्किट लगे जा रहा है कंपनी में, क्या करें, बेच दो, निकलो। हम एकदम से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, हम कोई ट्रेडर नहीं बन जाएंगे। हमें कोई एकदम से सुआ लगा के ट्रेडर बना देगा क्या? बिल्कुल नहीं। ना हमें ऐसा ट्रेडिंग का वरदान चाहिए, ना हम कभी मांगते। इसीलिए मैं कहूँगा आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में आइए, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में आकर अपनी मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखकर ही इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में और जानना चाहते हैं तो मेरी ये वीडियो देखना ना भूलें। इसमें मैंने बता रखा है कैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की यील्ड को नापते हुए हम देखते हैं कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए एज इन मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कि कितना पीई सेफ रहेगा और कितने पीई पर हम लॉन्ग टर्म होल्ड कर पाएंगे। धन्यवाद।